हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले हैं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बेसिक आइडेंटिफिकेशन को हम पहले ही एक लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें जो फर्स्ट है दैट इज़ साइक्लोपेंटाडाइइन केटाइन, नेक्स्ट इज साइक्लोहेप्टाट्राइइन केटाइन एंड थर्ड वन इज साइक्लोप्रोपीन केटाइन। इन तीनों केटाइंस को हमें उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हम साइक्लोपेंटाडाइइन केटाइन को स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ये रेजोनेंस के थ्रू 5 कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा। इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये मॉलिक्यूल हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। तो ये वाला कंपाउंड प्लेनर है प्लस रेजोनेंस शो कर रहा है, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये वाला कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो कंपाउंड है साइक्लोहेप्टाट्राइइन केटाइन, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज सभी कार्बन एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज होगा। इसमें हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी कि मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, एरोमेटिक। थर्ड वन इज साइक्लोप्रोपीन केटाइन। साइक्लोप्रोपीन केटाइन है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू सभी कार्बन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे हर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, हकल रूल को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की एनालिसिस कर ली है, आइडेंटिफिकेशन कर ली है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो यानी कि साइक्लोपेंटाडाइइन केटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई। लेकिन साइक्लोहेप्टाट्राइइन केटाइन और साइक्लोप्रोपीन जो केटाइन है, ये दोनों केटाइन ही एरोमेटिक हैं। अब इनमें हमें चेक करना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो जो केटाइन ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सबसे पहले साइक्लोहेप्टाट्राइइन केटाइन है, उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वही पॉजिटिव चार्ज सभी कार्बन एटम्स के ऊपर, यानी कि 7 कार्बन एटम्स के ऊपर में डीलोकलाइज होने वाला है। यहाँ पे देखो ये सारा डीलोकलाइज हो चुका है, इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन साइक्लोप्रोपीन केटाइन है उसमें 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं। यानी कि साइक्लोहेप्टाट्राइइन और साइक्लोप्रोपीन केटाइन के अंदर अगर हम देखते हैं तो साइक्लोहेप्टाट्राइइन ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और देन एंटी एरोमेटिक। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इस क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा साइक्लोहेप्टाट्राइइन केटाइन, उसके बाद स्टेबिलिटी होगी साइक्लोप्रोपीन केटाइन की, उसके बाद स्टेबिलिटी होगी साइक्लोपेंटाडाइइन केटाइन। यहाँ से हमने क्या कंक्लूज़न निकाला है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, फिर नॉन एरोमेटिक होंगे, देन एंटी एरोमेटिक होंगे। अब अगर 2 कंपाउंड एरोमेटिक है तो हम उनमें ये देखते हैं कि इनमें से ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा है, मतलब ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसके हैं। जिसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ साइक्लोपेंटाडाइइन केटाइन और साइक्लोपेंटीन केटाइन। इन दोनों को हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। साइक्लोपेंटाडाइइन केटाइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। लेकिन साइक्लोपेंटीन केटाइन है, उसके अंदर 2 कार्बन है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सो इस वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया, इसी वजह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया।
अब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक सबसे ज़्यादा यानी कि सेकंड सबसे ज़्यादा हो गया, और एंटी एरोमेटिक उससे कम यानी कि सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई फर्स्ट से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बाद हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिस्कस करते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। सिमिलरली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन हैं उनमें हमें सबसे पहले चेक करना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। तो साइक्लोपेंटाडाइईन जो एनायन है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज सभी 5 कार्बन एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज हो गया, में से मॉलिक्यूल प्लेनर है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2 डबल बॉन्ड्स और 2 इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज से। यहाँ पे हक्कल रूल को सेटिस्फाई करता है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया एरोमेटिक। नेक्स्ट इज साइक्लोहेप्टाट्राइन एनाइन, इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 डबल बॉन्ड से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो नेगेटिव चार्ज है वो सभी कार्बन एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज होगा, इसी वजह से मॉलिक्यूल प्लेनर है, सो दिस मॉलिक्यूल विल बी एंटी एरोमेटिक। एंड द थर्ड वन इज साइक्लोपेंटीन एनायन। साइक्लोपेंटीन एनायन के अंदर 2 कार्बन ऐसे हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिड कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, सो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया, इस वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। सो इस वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी फर्स्ट सबसे ज़्यादा, देन थर्ड, देन सेकंड। अब हम कुछ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें साइक्लोब्यूटाडाइईन है, उसको हमने मेटल के साथ ट्रीट किया है, सोडियम और पोटेशियम के साथ, वहाँ से डाई एनाइन की फॉर्मेशन हुई है। साइक्लोब्यूटाडाइईन है दैट इज़ एंटी एरोमेटिक, और जो डाई एनाइन जो बना है दैट इज़ एरोमेटिक। सो इसका मैकेनिज़्म क्या होगा कि सबसे पहले जो मेटल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। साइक्लोब्यूटाडाइईन के अंदर जो एक डबल बॉन्ड है उसमें जो 2 कार्बन एटम्स हैं जिनके बीच में वो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो ऑपोजिट कार्बन बच गया उसके ऊपर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। सो एक रेडिकल और एक एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है मेटल वहाँ पे दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डाई एनायन। इस डाई एनायन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ डीलोकलाइज्ड ऑन ऑल द 4 कार्बन एटम्स। सो दिस मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। सिमिलरली साइक्लोऑक्टेटेट्राइन को जब हम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे भी डाई एनायन की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट स्टेप सेम है, यहाँ पे भी जो डबल बॉन्ड है जिन 2 कार्बन एटम के बीच में है वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरे के ऊपर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। सो एक रेडिकल और एक एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जिस कार्बन पे रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है वहाँ पे मेटल अपना इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ डाई एनायन। जो डाई एनायन यहाँ पे बना है इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हकल रूल को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है, प्लस ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ प्लेनर। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ डीलोकलाइज्ड ऑन ऑल द कार्बन एटम्स, सो दिस मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से CSIR नेट जून 2015 में क्वेश्चन आए हुए हैं। जब हम किसी एल्काइल हैलाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो सिल्वर हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हैलाइड है इसमें ब्रोमीन यहाँ से रिलीज़ होगा Br नेगेटिव की फॉर्म में, और Br नेगेटिव Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके AgBr की फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से साइक्लोप्रोपीन कीटायन की फॉर्मेशन होगी। ये जो साइक्लोप्रोपीन कीटायन है ये एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो सभी कार्बन एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज्ड है। ईच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है। सो ये कंपाउंड
एरोमेटिक है। सो इस रिएक्शन के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे तो 2 ब्रोमीन रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव और यहाँ से डाइकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ये डाइकेटाइन है, ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सभी कार्बन एटम्स के ऊपर डीलोकेलाइज होगा, प्लस इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ईच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सो ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक है। नाउ इन दिस मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ से Br नेगेटिव का रिलीज़ करा देते हैं तो यहाँ से साइक्लोपेंटाडाइइन कैटायन की फॉर्मेशन होगी। ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से बनता है, इस मॉलिक्यूल के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज सभी कार्बन एटम्स के ऊपर डीलोकेलाइज है। सो ये जो मॉलिक्यूल है दिस वन इज़ एंटी एरोमेटिक, सो ये रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ इन दिस कंपाउंड, यहाँ से भी Br नेगेटिव का रिलीज़ होगा और यहाँ से ट्रिपोलियम कैटायन की फॉर्मेशन होगी। इस कैटायन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ईच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहाँ से ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है, पॉजिटिव चार्ज है वो सभी कार्बन एटम्स के ऊपर डीलोकेलाइज है। तो यहाँ से जो एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन है वही ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl, HBr, HiH2SO4 के साथ अगर जो हमें कंपाउंड्स गिवन हैं अगर हम इनको ट्रीट करते हैं तो इनमें इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा उसको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड गिवन है, फर्स्ट जो कंपाउंड गिवन है उसको अगर हम H+ के साथ ट्रीट करते हैं तो ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर हैं वो अटैक करेंगे H+ के ऊपर और वहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी OH2 और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से अब ये वाटर के फॉर्म में रिलीज़ होगा और जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी साइक्लोप्रोपीन कैटायन। ये जो साइक्लोप्रोपीन कैटायन है ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। सो इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर भी सिमिलरली ऑक्सीजन का अटैक होगा, वहाँ से फिर OH2 की फॉर्मेशन होगी और देन नेक्स्ट वाटर का रिलीज़ होगा। तो यहाँ से भी एक साइक्लोपेंटाडाइइन कैटायन की फॉर्मेशन होगी, ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा। थर्ड जो कंपाउंड है इसके अंदर भी सिमिलरली ऑक्सीजन का अटैक होगा, अटैक के बाद OH2 और देन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वहाँ से वाटर का रिलीज़ होगा। सो इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक कार्बन ऐसा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मीन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस वजह से मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है और ये नॉन एरोमेटिक है। अब इन तीनों कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसमें एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, सेकेंड रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, थर्ड में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रखी है। तो जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। सो एरोमेटिक जिसमें जल्दी बनेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा फर्स्ट सबसे ज़्यादा, देन थर्ड, देन सेकेंड। रेट ऑफ प्रोटोनेशन को हम कैसे डिस्कस करते हैं, इसमें हम जो फर्स्ट कंपाउंड है इसको हम H पॉजिटिव के साथ ट्रीट करेंगे। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है दैट विल अटैक ऑन H पॉजिटिव एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ OH विद ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जो ऑक्सीजन और कार्बन के जो बीच में बॉन्ड है वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। इस कंपाउंड में जो बॉटम वाला पोर्शन है दैट इज़ एरोमेटिक, यानी कि साइक्लोप्रोपीन जो कैटायन जो नीचे फॉर्म हुआ है वो क्या है, एरोमेटिक है। और जो सेकंड कंपाउंड है उसमें भी सिमिलरली ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा H+ के ऊपर, वहाँ से OH बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देन
कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है दैट विल माइग्रेट ऑन ऑक्सीजन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में जो बॉटम वाला पोर्शन है दैट इज़ एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? एरोमेटिक की। इस वजह से रेट ऑफ प्रोटोनेशन फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा देन सेकंड वन। सो इस वजह से आंसर विल बी फर्स्ट का रेट ऑफ प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा सेकंड वाले से। डायपोल मोमेंट, जब हम डायपोल मोमेंट को स्टडी करते हैं तब भी हम सिमिलरली चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो बॉन्ड विल माइग्रेट ऑन ऑक्सीजन एंड देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। जो लोअर पोर्शन है दैट इज़ एरोमेटिक, साइक्लोप्रोपीन जो कैटायन है दैट इज़ एरोमेटिक। और जो दूसरा कंपाउंड है उसमें इस तरह का कोई भी मोमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है फर्स्ट कंपाउंड के अंदर। सो डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन। ये स्पेशल केस है, इसमें हम डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर काफ़ी कुछ स्टडी करने वाले हैं। ये जो एग्जांपल है इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन जो दोनों रिंग को कनेक्ट किए हुए हैं डबल बॉन्ड उसको हम स्प्लिट करेंगे। जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है और 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है। इसको इसी तरह से इसलिए ब्रेक किया है कि इस तरह से अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो जो दोनों रिंग हैं वो क्या हो जाएंगी? एरोमेटिक हो जाएंगी। अब जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड एग्जांपल है, उसमें हम देखते हैं कि जो अगर हमने इसको इस तरह से स्प्लिट किया है तो 7 मेंबर्ड रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज और 3 मेंबर्ड वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अबव रिंग एंटी एरोमेटिक और लोअर रिंग इज़ एरोमेटिक। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स में 7 मेंबर्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 3 मेंबर्ड के ऊपर नेगेटिव। इससे हमने क्या देखा कि जो 7 मेंबर्ड वाली एरोमेटिक हो गई और जो लोअर वाली एंटी एरोमेटिक हो गई। इनमें से हमें एक स्ट्रक्चर कंसिडर करना है। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा कंसिडर होता है? मीन स्प्लिटिंग कैसे होगी? तो वो होगी 7 मेंबर्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 3 मेंबर्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि फर्स्ट जो केस था उसमें 7 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने से नो एंटी एरोमेटिक हो रखा था और सेकंड वाले में एरोमेटिक हो रखा है। तो जो बड़ी रिंग होती है जिसके ऊपर ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो हो सकते हैं वो एरोमेटिक होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे फॉर एनालिसिस। थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो 7 मेंबर्ड के ऊपर पॉजिटिव और 5 मेंबर्ड के ऊपर नेगेटिव दोनों रिंग ही एरोमेटिक हो गई। अब यहाँ से हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम कैसे चेक करेंगे कि सेकंड वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसमें एक रिंग एंटी है और एक एरोमेटिक है, तो इस वजह से एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक वाला जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बी लीस्ट स्टेबल। अब जो फर्स्ट और जो थर्ड है उसमें अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो थर्ड वाले में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे। थर्ड वाले में जो 7 मेंबर्ड रिंग है वहाँ से 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्लस 5 मेंबर्ड रिंग से 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसमें 5 मेंबर्ड रिंग से 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और 3 मेंबर से 3, यानी कि स्टेबिलिटी रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है। इस वजह से हम फर्स्ट और थर्ड में थर्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद सेकंड। नेक्स्ट इज़ डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का भी सिमिलरली ऑर्डर होगा। यहाँ पे थर्ड वाला जो है जो ज़्यादा स्टेबल है वो यहाँ पे जल्दी चार्ज सेपरेशन होगा, इस वजह से ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद फर्स्ट देन सेकंड। थर्ड इज़ रेजोनेंस एनर्जी। स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो स्टेबिलिटी और रेजोनेंस एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से सेम ऑर्डर इसमें रेजोनेंस एनर्जी का होगा। मीन्स थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्पीशीज़ और कंपाउंड दैट आर एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग आर। ये क्वेश्चन है, ये IIT JAM 2012 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो
पी कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज़ एरोमेटिक। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है प्लस पॉजिटिव चार्ज है वो सभी कार्बन एटम्स के ऊपर डिलोकेलाइज होगा थ्रू रेजोनेंस। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो हकल रूल मीन्स 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करता है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, मीन्स पी जो कंपाउंड है दैट इज़ एरोमेटिक। नाउ क्यू कंपाउंड, क्यू कंपाउंड के अंदर जो रिंग है, रिंग और रिंग के अंदर जो अटैच्ड कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? 2 डबल बॉन्ड से हैं, प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के सभी कार्बन एटम्स के ऊपर डिलोकेलाइज है, मीन्स ईच एटम की हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल प्लेनर है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। नाउ आर जो कंपाउंड है उसमें एक कार्बन है जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिडेशन मीन्स उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। एस कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ से ये हकल रूल को भी फॉलो करता है और ईच एटम की हाइब्रिडेशन sp2 है, सो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। सो पी कंपाउंड और एस कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, सो आंसर विल बी डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस क्वेश्चन में 2 रिएक्शंस गिवन है, इसमें पी और क्यू कंपाउंड हमें आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन IIT JAM 2011 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन फर्स्ट जो रिएक्शन है जिसमें हमें पी प्रोडक्ट बताना है, इसमें NaNH2 बेस की तरह एक्ट करेगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसके पास 2 जगह हैं प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की, एक CH3 जो ग्रुप है उस वहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो, और सेकंड जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी है वो जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसके अंदर जो sp3 कार्बन है वहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो। अगर 5 मेंबर्ड रिंग के जो sp3 कार्बन के पास से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाएगा, मींस पी प्रोडक्ट अगर इस तरह से होगा तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। वो कैसे होगा एरोमेटिक? यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से और 4 इलेक्ट्रॉन 2 डबल बॉन्ड से, और नेगेटिव चार्ज है वो सभी 5 कार्बन एटम्स जो रिंग के वहाँ पे डिलोकेलाइज होगा, मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, हकल रूल को फॉलो करेगा। सो पी प्रोडक्ट ये वाला होगा। नेक्स्ट जो क्यू प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ से सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हैलाइड की तो यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज़ होगा, और Cl नेगेटिव रिलीज़ होके सिल्वर पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके AgCl की फॉर्मेशन करेगा। अब द क्वेश्चन इज़ कि कौन सा Cl रिलीज़ होगा। उसके लिए हमें क्या देखना है कि अगर हमने रिंग से जो डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है Cl, अगर उसको रिलीज़ कराया तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर उसके जो साइड में जो CH2 के साथ में जो रिलीज़ Cl जो कनेक्टेड अगर वहाँ से रिलीज़ कराएंगे तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। सो क्यू प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। यहाँ से रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला ज़्यादा स्टेबल इसलिए बना क्योंकि जैसे ही रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के तीनों कार्बन एटम्स के ऊपर डिलोकेलाइज होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो हकल रूल को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से जो एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो फैक्टर डोमिनेट करेगा, और इस वजह से क्यू प्रोडक्ट ये बनेगा। सो द आंसर विल बी सी।